हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली है। सो आप सभी का एग्जाम है भाई कल और परसों में। सो ये आपकी जो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी ईवीएस की, उसके अंदर आपका जो है आज लास्ट एक टॉपिक रह गया है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम देने से पहले इसको भी कर जाना, मे बी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पर्यावरणीय संगठन जो भी बने हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो वहाँ पर आपको इंडिया में कौन कौन सी है, नेशनली भी डिस्कस करेंगे आज, और इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है पर्यावरण के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ईवीएस करंट नॉलेज से रिलेटेड जो आपकी सीरीज है उसका सीरीज नंबर क्लास नंबर 3 है आज, जो कि आपके लिए थोड़ी सी शॉर्ट ही रहने वाली है, बट कोशिश करूँगी सारी चीज़ें आपके लिए कवर हो जाए। तो जिनका भी एग्जाम है सभी लोग इसको पढ़ करके जाना, और मेरी तरफ से पहले ही आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जिनका भी एग्जाम है मुझे अपना पेपर ज़रूर भेजना 7419055279 पर, ताकि हम लोग उस चीज़ को आगे फर्दर डिस्कस कर सके। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर देना सभी के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम अपने जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला है, एक पहले भी क्लास में आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में, तो उसके अंदर भी मैंने आपके साथ UNEP का जिक्र किया था, जो कि आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता है, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया भी हुआ है। तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आखिर ये होता क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इज एन इंटरनेशनल एंटिटी whose mandate is to promote sustainable development and प्रूडेंट यूज़ ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ये एक इंटरनेशनल एंटिटी है जो एक तरीके से प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करने का काम करती है? सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ 17 गोल है जिनको मैंने डिस्कस किया होगा, ये गोल आपको पता होने चाहिए हैं। और साथ ही जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसका यूज़ जो है हम लोग ऐसे सोच समझ कर करें कि किसी भी प्रकार से उसको कोई भी खतरा ना हो। तो प्रूडेंट यूज़ का मतलब यही है कि हम सोच समझ के उस चीज़ों को यूज़ करें, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऐसे यूज़ करें कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो ये एक तरीके का मकसद होता है इनका। UNEP अब बना क्यों, क्या इसका बेस था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है और PDF कंटेंट के टाइम पे भी ये चीज़ें आई थी कि UNEP का जो आधार है वो आपका एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, मानव पर्यावरण के ऊपर, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था जून 1972 में। इसकी ये जो है इसने एक लैंडमार्क सेट किया कि भी हमारे यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो इस चीज़ को डील करती हो, हमारे एनवायरनमेंट को डील करती हो। तो ये एक बेस बना, और इस बेस के बाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ग्लोबल एजेंडा रखा गया एनवायरनमेंट का। बेसिकली एनवायरनमेंट को डिस्कस किया गया, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी हुई है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया। और फॉर्मेशन ऑफ UNEP के बारे में इस चीज़ को बताया गया। तो इसका जो आधार है UNEP का गठन का, वो आपका ये कॉन्फ्रेंस है जो कि स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था 1972 में। तो इसकी वजह से आपका UNEP गठित हुआ, और अभी 2022 में इसने अपने पूरे 50 साल कर लिए हैं। 50th एनिवर्सरी इसने अपनी सेलिब्रेट करी है UNEP ने। ठीक है, तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इसका पूरा नाम है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ईयर इसका फॉर्मेशन 1972 है। हेडक्वार्टर है इसका नायरोबी केन्या के अंदर, केन्या में है, ये भी ध्यान में रखना। सेक्टर एनवायरनमेंट पे बात करता है और इंडिया इसका मेंबर है, ये भी आपने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेना है। चलिए, हेडक्वार्टर यहाँ पे भी आ गया है, नायरोबी में है, जो कि केन्या के अंदर आता है, केन्या के अंदर। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। UNEP जो है एक द UNEP इज हेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिए। UNEP के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है भाई? एनवायरनमेंट से रिलेटेड डील करता है। जितने भी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं लीडर करने का काम करता है, उनको नेतृत्व करने का काम करता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी है। और पार्टनरशिप को प्रमोट करता है इन द केयरिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सारी चीज़ें पर्यावरण के केयर से रिलेटेड है। सभी कंट्रीज को इन्फॉर्म करने का काम करता है, उनको इंस्पायर करने का काम करता है, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इनेबल करने का काम करता है, जो भी पीपल है उनको, ताकि इन्हांस हो सके, क्या चीज़ बढ़ सके, क्या चीज़ इन्हांस हो सके, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कंप्रोमाइजिंग। यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी भाई रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हम है बस, हमारे बाद कोई भी जनरेशन नहीं आएगी।
तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात क्या करते हैं, यही करते हैं कि जितने भी आपके संसाधन हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, हम उनका इस्तेमाल ऐसे करें कि प्रेजेंट में भी हम चीज़ें यूज़ कर ले और किसी भी प्रकार से फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई किसी प्रकार से हम छेड़छाड़ ना करें, भाई फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आने वाली है वो भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। तो ये भी इन्हीं का ऑब्जेक्टिव है, ये भी इसी सारी चीज़ों से डील करते हैं। यूएनईपी के एक फ्यू फोकस एरिया होती हैं जो कि आपके लिए भाई किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जलवायु परिवर्तन के ऊपर फोकस करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम मैनेजमेंट पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, जितने भी आपके डिजास्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंट को गवर्न करने का काम, भाई पर्यावरण के ऊपर जो एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी यूएनईपी है, जो कि आपके चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी यहाँ पर देती है। तो एनवायरनमेंट को गवर्न करने का काम करता है, जितने भी आपके रिसोर्स हैं उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, और केमिकल्स, जितने भी रसायन और उनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एनवायरनमेंट अंडर रिव्यू, एनवायरनमेंट को ऐसे मतलब रिव्यू भी करते हैं, भाई चीज़ें क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड्स है जिनके बारे में ये बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो यूएनईपी का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ, 2016 में। इसका एक ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नोडल एजेंसी जो होती है, जो कि इंडिया की तरफ से इंटरेक्शन का काम करती है यूएनईपी के साथ, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका एक नोडल एजेंसी है जो कि डील करती है यूएनईपी के साथ हमारी इंडिया की तरफ से। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया के टू यूएनईपी, इंडिया के हाई कमिश्नर है केन्या के लिए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि यूएनईपी ने 2018 में भाई ये 4 कैटेगरी में अवार्ड देती है यूएनईपी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 4 कैटेगरीज में मिलता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2018 के अंदर ये अवार्ड मिल चुका है। किस कैटेगरी के अंदर मिला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है पॉलिसी लीडरशिप के उसके अंदर, ठीक है। जितने भी आपकी नीति नेतृत्व, आप इसको हिंदी में बोलते हो, नीति नेतृत्व की कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड पीएम को मिल चुका है, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी। और 2022 का ये जो अवार्ड है वो डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को मिला है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी की शिफ्ट में, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और किस कैटेगरी में मिला है, तो एंटरप्रेन्योरल विजन के अंदर, एंटरप्रेन्योरियल विजन के अंदर ये उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी आती है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आईपीसीसी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। आईपीसीसी के बारे में आपने सुना होगा, इसको डील करेंगे। कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब इसको स्थापित किया गया था और किसके द्वारा, तो ये पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, इसको स्थापित किया गया था 2 यूनाइटेड नेशन के द्वारा, 2 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आपकी एक तो है WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यानी कि UNEP। तो 2 ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था, एक WMO है और एक UNEP इटसेल्फ है, ठीक है। और लेटर इसको एंडोर्स्ड किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि इसको सपोर्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके की फंक्शंस हैं। आईपीसीसी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट्स दैट सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है जो कि सपोर्ट करता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को, ये भी आपको पता होना चाहिए है। और ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, कवर ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ह्यूमन मतलब हमने इंड्यूस करा है सारी चीज़ें, मानव गतिविधि की वजह से जितने भी सारे चेंजेस इन्हीं की वजह से आए हैं, मतलब हमारी खुद की वजह से आए हैं जितने भी चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं। नेचुरल भी हुए हैं बट नेचुरल बहुत कम हुए हैं, हमारे खुद के एक्टिविटीज़ की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो इसी के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं कि क्या क्या रिस्क है, भाई कितना रिस्क हो चुकी है सारी चीज़ें, बिकॉज ह्यूमन ने इंड्यूस किया क्लाइमेट चेंज को, इसके क्या क्या प्रभाव है, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं और ऑप्शन, और हम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और मिटिगेशन का मतलब होता है कैसे हम इस चीज़ को खात्मा कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ का शमन कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आईपीसीसी डील करता है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है।
थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट्स, अब बहुत सारे वैज्ञानिक से जो इसके बारे में काम करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने बेसिस पर इस चीज़ के बारे में जो है काम करते हैं। 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी शेयर किया गया 2 इक्वल पार्ट्स में बिटवीन आईपीसीसी और अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में, अमेरिकी जो पर्यावरणवादी हैं उनके बीच में और आईपीसीसी के बीच में 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी इनके बीच में शेयर किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एम है इनका जो मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस किया है कि ह्यूमन ने किस वजह से, मानव ने कैसे हमारा जो जलवायु उसको परिवर्तन कर दिया है, और इम्पैक्ट क्या है उसके, जो परिवर्तन हो चुका है उसके क्या क्या इम्पैक्ट, उसके क्या क्या प्रभाव हो चुके हैं, उस चीज़ को डील करता है। और साथ ही ऑप्शंस देखता है कि हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रभाव तो हो चुके हैं और सारी चीज़ें चेंज भी हो गई, बट इसका कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्ट हो जाए, तो इसके बारे में भी डील करता है। नेक्स्ट आपका संगठन आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा और कब? तो इंटरनेशनल यूनियन IUCN इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक पर्यावरण का संगठन आप इसको कह सकते हो। सबसे पुराना सबसे बड़ा IUCN है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। हमारी प्रकृति को कंजर्व करने के लिए ये जो है संगठन बना है। ठीक है, प्रकृति के अंदर सब कुछ आ जाता है। 1948 में इसको फाउंड किया गया था और टुडे IUCN द लार्जेस्ट प्रोफेशनल ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क ये हो चुका है, आज के टाइम में बहुत बड़ा है। इसके अंदर 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड हो जाती हैं, जिसके अंदर 200 गवर्नमेंट और 900 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हेडक्वार्टर है इसका काफ़ी जगह पर है क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। की फंक्शंस है इसके, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज सेंट्रल टू द मिशन। इसके कुछ फंक्शंस है, ये कंजर्व करने का काम करता है। जो भी आपकी जैव विविधता है, जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पर कंजर्व करने का काम करता है। इसका मिशन है IUCN का, बायोडाइवर्सिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है। मेन एरिया इसका फंक्शन की अगर देखी जाए तो देखो, सबसे पहले तो ये जो है IUCN में साइंस के अंदर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। आपने रेड लिस्ट का नाम काफ़ी बार सुना होगा, 7th 8th आई थिंक 9th क्लास में, 8th 9th क्लास में ये रेड लिस्ट के बारे में आ जाता है। रेड लिस्ट के अंदर वो सारी प्रजातियां होती हैं जो कि एक तरीके से थ्रेटन्ड होती है। थ्रेटन्ड मतलब कहीं ना कहीं एक खत्म होने के कगार पर होती है, तो इसके बारे में IUCN के अंदर जो रेड लिस्ट है उसके बारे में बात करी जाती है, इस पर फोकस करता है। हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी आपके संरक्षण के हेतु जो भी आपकी योजनाएं हैं वो सारे इसके अंदर आ जाती है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन, जितने आपके 1200 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्रभावित करने का काम करता है, इनको कहीं ना कहीं लीडर करने का काम करता है। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है IUCN का 1969 में थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये मैंने आपको ऊपर पहले ही डिस्कस कर दिया है। और IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस जो है वो आपका 2007 में नई दिल्ली में आया है। ये भी आप इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप एक बार फिर से रिपीट पे देख लेना। ठीक है, ये वाला PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम है, टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। अदरवाइज आपको लिंक हर वीडियो में मिल जाता है टेलीग्राम का। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है, WNO। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था और किसके द्वारा? तो इसका इनिशिएटिव 2010 में हो गया था। विच आर थ्रेटन्ड बाय द, मतलब राइजिंग सी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। समुद्र के अंदर जो पानी का लेवल बढ़ गया उसके बारे में कहीं ना कहीं थ्रेट करने का काम करते हैं। भाई ये एक चेतावनी टाइप देते हैं। द WNO ट्रीटी को, इसको ये जो संधि है इसको ऑफिशियली कब लागू किया गया था? 1 मई 2014 को लागू किया गया था। लोकेशन इसका जेनेवा है। की फंक्शंस की अगर देखी जाए तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रमोट ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्लोबली जो है पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। और WNO एक्ट एज ए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करती है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाती है, हरित तकनीक लाती है और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है। मीडिएटर का काम करती है, इनिशिएटर का काम करती है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर अप्लाई की जाती है। तो ये कुछ आपके WNO के बारे में है, जो भी कि आपको एक बारी पढ़ के चले जाना इस चीज़ को। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आ जाती है, GEF।
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ को कब एस्टेब्लिश किया गया था और किसके द्वारा? तो ये एक तरीके से आप मान सकते हो एक वित्तीय सहायता है। जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितने भी आपकी संगठन हैं, जो जिनको भी वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वो इसके द्वारा होती है, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, मतलब पैसों से रिलेटेड है सारी चीज़ें ये। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज वॉज एस्टेब्लिश इन अक्टूबर 1991 को एज ए $1 बिलियन पायलट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड बैंक टू असिस्ट प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड टू प्रमोट एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इसको मान सकते हो एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो कि मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है। कोई भी योजना जब आती है तो उसको भाई पैसों की जरूरत होती है, तो उसको फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो फाइनेंस यहाँ से होता है। एक वित्तीय इकाई है जो स्वयं निहित है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी जो विकासशील देशों को उनकी परियोजनाओं के वित्त पोषण प्रदान करती है। अगर कोई भी परियोजना आ रही है किसी भी देश में, तो उसको एक तरीके से आपको फाइनेंस करने का काम करती है, जो स्थानीय समुदाय में दीर्घकालिक आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक पर्यावरण को बढ़ाती है। और 1991 में विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक कोष के रूप में भी इसको स्थापित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल है, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वॉशिंगटन में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी फंक्शन क्या हो जाते हैं? तो भाई फाइनेंस करने का काम करता है ये। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ GEF यूनाइट्स करती है, इसके अंदर 183 कंट्रीज आ जाती है इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर। सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है जो कि एड्रेस करते हैं गवर्नमेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उन सभी को एड्रेस करने का काम करती है, वाइल सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और आज के टाइम में जो GEF है वो लार्जेस्ट पब्लिक फंडर प्रोजेक्ट है टू इम्प्रूव द ग्लोबल एनवायरनमेंट। आज के टाइम में जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपका GEF है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका कन्वेंशन आ जाता है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता का जो कन्वेंशन है, जो एक सम्मेलन आप इसको बोल सकते हो। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD को नेगोशिएट किया गया और साइन किया गया था बाय द नेशन एट द अर्थ समिट रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था उसके अंदर इस चीज़ को साइन किया गया था जून 5, 1992 को। और ये जो कन्वेंशन है इसको लागू किया गया था, फोर्स में आया था दिसंबर 29, 1993 को। इंडिया इसका एक पार्टी मेंबर है टू द कन्वेंशन। अब इंडिया कब बना इसका मेंबर? फरवरी 18, 1994 को। और इस टाइम में इसके पास 196 पार्टीज़ है इस कन्वेंशन के पास, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ पर इसके जो 3 मेन उद्देश्य हो जाते हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता को कंजर्व करने का, उसको संरक्षण करने का काम करता है। जितने भी रिसोर्सेज है उसके सस्टेनेबल यूज़ के बारे में बात करता है। और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ, जितने भी सोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट है आपका अंडर द कन्वेंशन दे रहा। अब इस कन्वेंशन के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। एक आपने ध्यान में रखना है कार्टागोना प्रोटोकॉल है और एक आपका नगोया प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेना है। तो ये आपका हो गया है ये वाला। अब बात करते हैं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। ये कहते हैं कि हमारा मिशन है इज़ टू कंजर्व नेचर, प्रकृति को कंजर्व करने का काम है, प्रकृति को एक संरक्षण प्रदान करने का काम है। एंड रिड्यूस, कम करने का काम है किसको? द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो जीवन है उसको जो भी नुकसान है उसको कम करने का हमारा एक मिशन है, हमारा एक ध्येय है। हम जो है प्रकृति को कंजर्व करने का हमारा एक मिशन है। WWF इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा एक संरक्षण का संगठन है ये। इसके ऊपर 5 मिलियन सपोर्टर्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड, और ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये काम करते हैं। दे सपोर्ट अराउंड 1300 कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। इनके अंदर में जो है 1300 संरक्षण के और पर्यावरण के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1961 में। दे ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि वही चीज़ें सारी इसको फाउंड किया गया था 1961 में, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का काम ये करती हैं। जो भी मानवीय इम्पैक्ट है, जो भी मानवीय ह्यूमन जो गतिविधियाँ उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपने WWF के बारे में याद रख लेना है। ये कुछ हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब बात करेंगे अपनी जो भारतीय पर्यावरण संगठन है, जो इंडियन की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आपका सबसे पहला आ जाता है चिंतन, ठीक है, चिंतन आ जाता है, ये इसका कुछ लोगो है। चिंतन भारत के शीर्ष पर्यावरण संगठनों में से एक है और जिसका प्रभाव पूरे भारत में महसूस किया जा सकता है। संगठन संसाधनों की अधिक जिम्मेदारी खपत सुनिश्चित करने के लिए, भाई हम लोग अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं
और इन रिसोर्सेज को हम जिम्मेदारी के साथ यूज़ करें, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम चिंतन करता है। ठीक है, जो कि ना तो ग्रह और ना ही गरीबों पर बोझ बनता है। मतलब ऐसे आप रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें जिसकी वजह से ना तो प्लेनेट पर कोई भी नुकसान पड़े, ना ही किसी पुअर पर्सन पर। आप उसको जिम्मेदारी के साथ जो है यूज़ करें, और भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी हम बचा करके रखें, और प्रेजेंट में भी हम किसी भी प्रकार से उसकी कोताही ना करें। इसका मिशन अपशिष्ट उत्पादन में कमी के साथ साथ निरंतर खपत को देखना है। अपशिष्ट का मतलब होता है जो भी आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर कमी लाने इनका मकसद है, और साथ ही निरंतर खपत को देखना है। भाई हम लगातार जो यूटिलाइज करते जा रहे हैं उसको किसको, रिसोर्सेज को, उसको भी देखने का काम करता है। और समुदायों के साथ बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को सक्षम करने के लिए काम करता है। अगर अपशिष्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वेस्ट जो है हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने के बारे में भी डील करता है कि भाई अगर आप वेस्ट का प्रोडक्शन करते हो तो आप उसको मैनेज भी करिए। ठीक है, तो लोगों को इस बात के प्रति भी जागरूक करता है, और वायु और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। चिंतन का ध्यान गरीबी, आबादी, बच्चों और महिलाओं और सीमांत समुदायों पर अधिक होता है। ये आप चिंतन के बारे में याद कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर है आपका ग्रीन पीस इंडिया। ग्रीन से मतलब हरा, आप समझ ही सकते हो। ये एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय पर्यावरण एनजीओ में से एक है। एनजीओ है ये जिसकी पहुंच वैश्विक स्तर पर 55 से अधिक अन्य देशों तक फैली हुई है। और ग्रीन पीस पर्यावरण समूह की वह शाखा है जिसकी उपस्थिति यूरोप के अंदर, एशिया प्रशांत, अमेरिका सहित विभिन्न महाद्वीपों में है। और ये 4 अलग अलग अभियान चलाती है। कौन से अलग अलग अभियान चलाती है? जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करती है, और जितने भी महासागर है उनके संरक्षण के बारे में बात करती है, स्थायी कृषि के बारे में बात करती है, और परमाणु आपदा की रोकथाम के बारे में बात करती है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में ये डील करती है ग्रीन पीस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर आपकी क्लीन एयर एशिया है, जो कि क्लीन एयर एशिया मतलब एयर से रिलेटेड है, तो वैसी एयर क्वालिटी की बात करती है। यह एक ऐसी शाखा है जिसका फिलीपींस और चीन में कार्यालय भी है, और संगठन की भारत में उपस्थिति 1 दशक से अधिक के समय से है, 2008 से है। हेल्प डेली ब्रीथ संस्था की तरह क्लीन एयर एशिया का लक्ष्य भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण को कम करता है। ठीक है भाई, ब्रीथ से रिलेटेड है तो आपका वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, और सभी को स्वस्थ रहने योग्य शहर यहाँ पर बनाने के लिए मोटिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये चीज़ें देखो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना, ये तो आप एक बारी अगर पढ़ेंगे ना तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। 2 बार इस PDF को पढ़ना, बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, आप कर लेंगे। जिनका भी कल एग्जाम है बिल्कुल इस चीज़ को पढ़ के जाना। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1994 में स्थापित की गई थी, भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी WPSI। और वन्यजीव संकट से निपटने के लिए, भाई वन्यजीव को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना, तो वन्यजीव के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। WPSI की स्थापना बेलिंडा राइट ने की थी, जो कि एक फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता भी थे, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप लोग। भारत में शीर्ष पर्यावरण संगठनों में से एक के रूप में है WPSI, और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ काम करता है ताकि अवैध शिकार को रोका जा सके और लगातार बढ़ते अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, तो वन्यजीव को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। जैसे आप जंगली बाघ जो है, भारत में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली जानवरों में से एक है जंगली बाघ। ठीक है, अब ये वो स्पीसीज है जिनका कहीं ना कहीं इनको छेड़छाड़ आप पहुंचा नहीं सकते, फिर आपके लिए पनिशेबल हो जाता है वो चीज़ें। ठीक है, जो हम पीछे एक वीडियो में करके आए हैं। तो जंगली बाघ को आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए फिर भी चीज़ें होती हैं, एक ऐसी प्रवृत्ति जो उसके भविष्य के लिए अस्तित्व को लगातार खतरे में डालती है, तो इस चीज़ को रोक करते हैं। वन्यजीव से रिलेटेड, वन्यजीव को प्रिजर्व करने का, उसको कंजर्व करने का काम ये वाला करता है। उसके बाद है नवधान्य। नवधान्य भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला एक अन्य गैर सरकारी संगठन है, ये गवर्नमेंट नहीं है। इसका मिशन जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, बीज की बचत और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इसको भी देख लेना नवधान्य को। विषाक्त लिंक, विषाक्त मतलब क्या होता है? मतलब विषाक्त, विष टाइप है ना, विष टाइप जो अच्छा नहीं होता, मतलब पोल्यूटेंट। ठीक है, आप इसको पोल्यूटेंट मान सकते हो, जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। पोल्यूटेंट। विषाक्त लिंक क्या कहता है? इस संगठन में लोगों का एक ऐसा समूह शामिल है जो प्रकृति को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करके पर्यावरणीय न्याय की तलाश में एक साथ आए हैं। मतलब जितने भी आपके पोल्यूटेंट्स मटीरियल्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने के लिए जो समूह, एक लोगों का समूह इस संगठन के अंदर काम करता है। जितने भी आपके टॉक्सिक्स लिंक्स हैं, पर्यावरण विषाक्तता के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसे जनता के साथ साझा करते हैं।
अवेयरनेस लाते हैं, और अवेयरनेस के बाद क्या होगा, लोग इस चीज़ को समझेंगे कि वो जो चीज़ कर रही है वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। अब लोग करते हैं बट वो अवेयर नहीं होते। ये एक बड़ी एक मुद्दा है, एक बड़ा एक कंसर्न है कि लोग अवेयर नहीं है। तो ये जो संगठन है अवेयर करने का काम करते हैं, भाई आप ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे सामने जो है ख़राब कर रहे हैं। भारत और दुनिया दोनों के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ विकल्पों के साथ आने की कोशिश करते हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उसको कम करने की जिम्मेदारी ये लेते हैं। टॉक्सिक्स लिंक्स विभिन्न जन जागरूकता अभियान बनाता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, जिसमें फिल्म समारोह हो सकता है, मास मीडिया के माध्यम से, या फिर कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई ये पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और हम ऐसे ऐसे इनको रिलीज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है, लोग इस चीज़ के प्रति अवेयर हो सकते हैं और हो सकता है वो इस चीज़ को थोड़ा कम कर दे। ठीक है। टॉक्सिक लिंक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, आपके रसायन आ जाते हैं, जो भी आपकी केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट्स में रसायन होती है ना, आपके जो लेड वगैरह होते हैं, बैटरीज वगैरह होती है, ये सारे एक तरीके के ना जितने भी आपके रसायन इनसे निकलते हैं। हेल्थ केयर में पारा मरकरी को बोलते हैं, Hg को, और उत्पादों में पारा, प्रोडक्ट्स में आपकी मरकरी होती है। पेंट्स में आपका सीसा लेड होता है, Pb, ठीक है, लेड। और खाद्य सुरक्षा और POP, तो इसके अंदर जितने भी कीटनाशक वगैरह यहाँ से आपकी सारी चीज़ें निकलती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेही है। वेस्ट और सस्टेनेबिलिटी, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, आपके डेंजरस वेस्ट हो गए, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गए, सोलर वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये सारे वेस्ट हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। इस चीज़ के बारे में डील करता है ये। उसके बाद फॉरेस्ट वन पुनर्जनन और पर्यावरण स्थिरता ट्रस्ट है, ये 2015 में स्थापित है। फॉरेस्ट एक NGO है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, मानव प्रकृति बंधन को मजबूत करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। और संगठन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये 6 मुख्य क्षेत्र आप देख सकते हो, आवास बहाली, जल संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन और खाद। ठीक है, तो ये 6 इन फील्ड में ये चीज़ काम करती है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। हमने आपके साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है, संस्था को, जो कि आपकी नेशनल, भारत के अंदर जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, और साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। जिसका भी एग्ज़ाम है कल और परसों, इस चीज़ को प्लीज़ पढ़ के जाए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पर देख सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को आप सभी ने अच्छा पेपर करना है, आप सभी ने अच्छे से ध्यान से पेपर करना है, बस यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप सभी अपना पेपर मुझे ज़रूर भेजें 7419055279 पर। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।